Episode 46 to 50। रिहान जब अब्दुल को संकी और सैंडी की फोटो दिखाता है तो अब्दुल घबरा जाता है। उसे पसीना आने लगता है, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि यह मास्क वाला आदमी किसी पुलिस या आर्मी से है। अब्दुल अपने आप को संभालता है और अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश करता है और रिहान से बोलता है, मैं नहीं जानता यह दोनों कौन है। रिहान उसका जवाब डेविल स्माइल करने लगता है, लेकिन उसकी यह स्माइल अब्दुल दिखाई नहीं देती है। रिहान उसकी आंखों में देखता हुआ बोलता है, तुम सीधे तरीके से मुझे नहीं बताओगे, अब मुझे अपना रेगुलर तरीका अपनाना चाहिए। अब्दुल रिहान की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता कि रिहान कौन से रेगुलर तरीके की बात कर रहा है। रिहान वहां से एक कमरे में जाता है और एक बॉक्स ले आता है। अब्दुल की नजरें सिर्फ बॉक्स पर ही थी, वह देखना चाहता था कि बॉक्स में क्या है। रिहान बॉक्स खोलता है तो उसमें एक हैमर, ब्लेड और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे जो टॉर्चर करने के काम में आते हैं। अब्दुल तो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन वह अपने डर को छिपा लेता है क्योंकि उसे कैसे भी अपने राज को छिपाना ही था। रिहान एक चिमटी लेता है और अब्दुल से कहता है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूंगा, अगर तुमने जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया तो तुम्हारा अंगुली का एक नाखून में खींच लूंगा। अब अब्दुल बहुत ज्यादा डर चुका था, लेकिन वह अपना छिपाते हुए हिम्मत से बोलता है, तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे पता है तुम आर्मी में से कोई हो, पुलिस वाले ऐसा टॉर्चर कभी नहीं करते हैं। रिहान मुस्कुराते हुए अब्दुल से बोलता है, तुम काफी चालक हो, बहुत जल्दी समझ गए। चलो मेरा पहला क्वेश्चन, क्या तुम इन दोनों को जानते हो? अब्दुल कुछ नहीं बोलता है। रिहान उसके हाथ को पकड़कर चिमटी से एक ही बार में उसकी उंगली के नाखून को बाहर निकाल देता है। अब्दुल दर्द से कराहने लगता है। उसकी आवाज पूरे बेस पर गूंज गई, लेकिन बाहर नहीं गई क्योंकि वह जगह साउंड प्रूफ थी। रिहान फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करता है, क्या तुम इन दोनों को जानते हो? अब्दुल दर्द से कराहते हुए बोलता है, नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। रिहान गलत जवाब। यह बोलते हुए रिहान ने उसकी दूसरी उंगली के नाखून को भी बाहर निकल दिया। उसकी दोनों अंगुलियों से खून बहने लग जाता है। अब्दुल की आंखों से दर्द की वजह से 2 बूंद आंसू की नीचे गिर जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता है। रिहान दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करता है, लेकिन फिर अब्दुल जवाब नहीं देता है, तो रिहान उसका नाखून बाहर निकल लेता है। राय करते करते रिहान ने 5 नाखून तो बाहर निकल लिए थे। अब्दुल से दर्द अब सहन नहीं हो रहा था। वह रिहान को अब सब कुछ सच बता देना चाहता था, लेकिन अगर वह सच बता भी दे तो तब भी उसे पता था कि अब वह जिंदा नहीं रहने वाला। या तो उसे आर्मी के द्वारा मार दिया जाएगा या फिर उसके बॉस द्वारा, लेकिन वह इसे तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता था। रिहान फिर अपना क्वेश्चन रिपीट करता है। इस बार अब्दुल हार मान जाता है और रिहान को बताने लगता है, उन दोनों का नाम रसीफ और फजल है। उन दोनों को पाकिस्तान से यहां भेजा गया था। उन दोनों को 4 महीने पहले फेक आइडेंटिटी के साथ जयपुर लाया गया और राजवंश विला में सर्वेट की जॉब करने के लिए बोल दिया गया, और उसे मैं मोबाइल में कॉल द्वारा ऑर्डर देता था कि उसे क्या करना है। रिहान अब्दुल से आगे सवाल करता है, तुम सभी ने राजवंश परिवार को अपना निशाना क्यों बनाया है? अब्दुल जवाब देता है, पैसों के लिए। रिहान गलत जवाब। यह बोलते हुए फिर से रिहान उसके नाखून को बाहर निकाल लेता है। अब्दुल दर्द से रोते हुए बोलता है, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। रिहान, अगर तुम सच बोल रहे तो पैसों के कौन 4 महीने पहले प्लानिंग करता है, वह भी पाकिस्तान से इंडिया आकर? अब्दुल, मुझे बस इतना ही मालूम है कि यह सब पैसों के लिए है, इसके अलावा मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। रिहान उसकी आंखों में देखता है, उसे यह सच ही दिखता है। रिहान अगला सवाल करता है, तुम कहां से आए हो? अब्दुल रिहान को जवाब देता है, मैं कश्मीर से हूँ। इन्होंने 4 महीने पहले मुझे कॉल करके इनकी मदद के लिए बोला गया था, जिसके बदले में यह मुझे लाखों रुपए देने के लिए तैयार थे। मैं इसके लिए मान भी गया। रिहान अगला सवाल करता है, तुम्हारे बॉस का क्या नाम है? अब्दुल डरते हुए रिहान से कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। अगर मैंने बता दिया तो वैसे भी फिर वे मुझे जान से मार देंगे। इससे अच्छा तुम हो मुझे मार दो। रिहान एक अंगुली से उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोलता है, तुम जानते हो मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देने वाला। तुम अपनी जिंदगी के लिए तड़पोगे। हाँ, अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें काम तड़पाऊंगा। यह बोलते हुए रिहान ने बेहरमी से अब्दुल का एक और नाखून बाहर निकल लिया। अब उसकी 7 उंगलियों से खून बह रहा था। अब्दुल दर्द की वजह से बेहोश होने में आ रहा था, लेकिन रिहान उसे पानी डालकर वापस होश में ले आता है। रिहान, तुम्हारे बॉस का क्या नाम है? अब्दुल दर्द से तड़पते हुए बोलता है, मैं नहीं बता सकता। रिहान फिर से उसके नाखून को बाहर निकाल लेता है। इस बार अब्दुल दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। रिहान इस पर पानी डालता है, लेकिन वह होश में नहीं आता है। रिहान उसके होश में आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद अब्दुल को होश आ जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह रिहान को देखकर हैरान हो जाता है। उसे पहले ही बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, फिर रिहान के हाथ में वह चीज देखकर वह अपनी पेंट गीली करने में आ रहा था। अब्दुल को जब होश आता है तो वह रिहान के हाथ में वुड कटर, लकड़ी काटने का यंत्र देखता है, जिससे अब उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। रिहान अब्दुल से बोलता है, चलो अब कुछ नया ट्राई करते हैं। अब हर गलत जवाब या जवाब नहीं देने पर तुम्हारी एक उंगली काट दी जाएगी। तो गेम स्टार्ट करते हैं। रिहान, तुम्हारे बॉस का क्या नाम है?
अब्दुल बहुत ज्यादा घबरा गया था, पर वह रिहान को कोई जवाब नहीं देता है तो रिहान वुडकटर स्टार्ट कर देता है। रिहान मशीन को अब्दुल की उंगली के पास ले जाने लगता है। अब्दुल पहले ही बहुत ज्यादा दर्द में था। अब्दुल चिल्लाते हुए बोलता है, रुको रुको, मैं बताता हूँ। रिहान रुक जाता है और अब्दुल की बात ध्यान से सुनने लगता है। अब्दुल आगे कहता है, मैंने बस एक बार कॉल पर उसका नाम सुना था। बॉस का नाम खालिद था। खालिद का नाम सुनते ही रिहान हैरान हो जाता है। रिहान खालिद के बारे में सोचने लगता है, क्या यह वही खालिद है? अगर हाँ तो इस बार तुम मौत भी मांगोगे तो भी मौत नसीब नहीं होगी। तुम्हें इतना तड़पाएगा, तुम्हारी आत्मा भी रहम की भीख मांगेगी। पिछली पर तो तुम बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं। अब्दुल अपनी बात आगे कहता है, मैंने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी। उसका एक आदमी मुझे जो ऑर्डर देता है मैं वही फॉलो करता हूँ। रिहान अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, इस मिशन में तुम्हारी मदद कौन करता है? खालिद का साथ कौन से रहा है? अब्दुल डरते हुए कहता है, मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानता हूँ। मुझे जो भी पता है वह तुम्हें पता चल चुका है। अब मुझे छोड़ दो प्लीज। अब रिहान सीक्रेट बेस से राजवंश विला के लिए निकल जाता है। इस समय रिहान के दिमाग में बस खालिद ही घूम रहा था। वह जल्दी से राजवंश विला पहुंचकर अपने कमरे में चला जाता है। अब तक सुबह के 3 बज चुकी थी। रिहान फ्रेश होकर एक्सरसाइज करने के लिए निहाल को उठाकर गार्डन में आ जाता है। वह अभी खालिद के बारे में निहाल को कुछ नहीं बताता है। दिन में निहाल रिहान के कमरे में आता है और रिहान से कल के बारे में और उस आदमी के बारे में पूछता है। रिहान उसे एक माइक्रोफोन पकड़ा देता है जिसमें उसने उसकी और अब्दुल की बातचीत रिकॉर्ड की थी। निहाल ध्यान से रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। रिकॉर्डिंग में रिहान और अब्दुल की आवाज कम चीखे ज्यादा गुज रही थी। निहाल समझ गया था कि रिहान ने जरूर अब्दुल को बुरे तरीके से टॉर्चर किया होगा। निहाल के लिए यह नया नहीं था, क्योंकि रिहान सभी टेरोरिस्टों को इससे भी बुरा टॉर्चर करता था। जब निहाल खालिद का नाम सुनता है तो वह भी हैरान हो जाता है। रिकॉर्डिंग के आखिर में निहाल को गोली चलने की आवाज आती है। रिहान थोड़ा गुस्से में रिहान से बोलता है, तुमने अब्दुल को मार दिया। अभी तक हम उससे और जानकारी निकलवा सकते थे। रिहान निहाल से बोलता है, उसे जो भी पता था वह सब उसने बता दिया, फिर उसे जिंदा रख कर क्या फायदा? निहाल थोड़ा शांत होकर रिहान से कहता है, लेकिन आगे वह हमारे मिशन में कुछ काम आ सकता था। रिहान, वह किसी काम नहीं आता, वह बस एक मोहरा है। वैसे भी जिंदा रहकर वह फ्री की रोटियां ही तोड़ता। वैसे भी इन जैसे आदमी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। निहाल रिहान की बात समझ जाता है, क्योंकि हर बार का रिहान का यही था। वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता था और हमेशा निहाल उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन रिहान उल्टा निहाल को समझा देता। निहाल को अचानक कुछ याद आता है और वह रिहान से पूछता है, अब्दुल के मोबाइल का क्या? रिहान निहाल को जवाब देता है, मैंने रास्ते में उसका मोबाइल चेक किया था, मुझे सिर्फ वही नंबर मिले और संकी व सैंडी, रशीफ और फजल की कॉल डिटेल्स मिली। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। उसके मोबाइल में ट्रैकर भी लगा हुआ था। कोई उसकी लाइव लोकेशन पर नजर रख रहा था, इसलिए मैंने उसका मोबाइल रास्ते में ही फेंक दिया। निहाल, हाँ तुमने यह ठीक किया, नहीं तो उन्हें हमारे सीक्रेट बेस का पता चल जाता। वैसे क्या खालिद वही है या कोई दूसरा आदमी है? रिहान, मुझे पता नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है यह वही खालिद हो सकता है। निहाल, अगर यही वही खालिद है तो यह तुम्हारे बारे में जानता होगा। रिहान, नहीं, इसने मुझे डेविल मास्क में ही देखा है, यह सिर्फ ब्लैक डेविल को जानता है। निहाल, पिछली बार को यह बच गया, लेकिन इस बार इसे सीधा यमलोक के दर्शन करवाएंगे। निहाल अपने कमरे में चला जाता है। रिहान आगे के बारे में सोचने लगता है। रिहान अपने मन में सोचता है, अगर खालिद वही है तो मुझे जल्द से जल्द उसके ठिकाने का पता लगाना होगा। मुझे जल्द ही अगली कड़ी ढूंढना होगा और पता लगाना होगा कि इनका अगला टारगेट कौन है। अब हमें आर्मी की भी मदद लेनी ही होगी। कल मुझे और निहाल को यहाँ के आर्मी चीफ से मिलना होगा। रिहान अपना मोबाइल निकालकर ब्रिगेडियर ओम प्रकाश जी के मैसेज करता है। कुछ देर बाद उनका रिप्लाई आता है, ठीक है कैप्टन, मैं कल तुम्हारी मीटिंग वहां के आर्मी चीफ राजेश खन्ना के साथ रखता हूँ। रात के समय सभी डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रिहान और निहाल भी अपने कमरे में चले जाते हैं। निहाल माही को कुछ मैसेज करता है। माही का रिप्लाई भी ओके आता है। निहाल 12 बजने का वेट करने लगता है। 12 बजे निहाल अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगता है। तभी उसे राधा के कमरे से माही बाहर निकलते हुए दिखाई देती है। माही निहाल को देखकर अपना थंब दिखा देती है। निहाल ने ही माही को मैसेज किया था कि उसे राधा के साथ कुछ समय बिताना है, वह थोड़े समय के लिए रिहान के पास चली जाए। माही भी रिहान के पास जाने के बारे में सुनकर खुश थी, इसलिए वह भी मान जाती है। निहाल जल्दी से राधा के कमरे में चला जाता है। राधा इस समय बेड पर दूसरी तरफ मुंह करके कुछ पढ़ रही थी। निहाल पीछे से जाकर राधा को अपनी बाहों में भर लेता है। राधा अचानक पीछे से किसी के गले लगाने से शॉक हो जाती है। वह निहाल को अपने से दूर करने लगती है। तभी उसके कान में निहाल की आवाज आती है तो वह शांत हो जाती है। निहाल राधा के कान में बोलता है, क्या कर रही हो राधा? यह हूँ। राधा शांत होकर निहाल से कहती है, आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं?
निहाल राधा को जवाब देता है, क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? राधा उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बात का क्या जवाब दे। निहाल, मुझे तुम्हें देखना था इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में चला आया। राधा भी अब कुछ नहीं बोलती, वह चुपचाप निहाल की मौजूदगी को महसूस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ माही रिहान के कमरे के दरवाजे पर नॉक करती है। रिहान जब दरवाजा ओपन करके माही को देखता है, वह एक पल के लिए हैरान हो जाता है। रिहान माही से बोलता है, माही, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? माही रिहान को साइड करती हुई कमरे में आ जाती है और सोफे पर बैठ जाती है। फिर माही रिहान से मासूमियत से बोलती है, मैंने कल से आपके साथ अकेले में टाइम नहीं बिताया है, इसलिए मैं अभी आ गई। रिहान कुछ नहीं बोलता और बेड पर आकर लपटों में अपना काम करने लगता है। माही रिहान का काम करता देख उससे बोलती है, आप सारी रात सोते नहीं है क्या? रिहान माही को बात सुनकर सवालिया नजरों से माही की ओर देखने लगता है। माही आगे बोलती है, आप अभी इतनी देर तक काम कर रहे हो और सुबह भी जल्दी उठ जाते हो। रिहान, मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो रूम अपने कमरे में जा सकती हो। माही हड़बड़ाते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। वैसे आप क्या काम कर रहे हैं? माही ऐसे ही बोलते जा रही थी और रिहान बस माही की बातें सुने जा रहा था। वहीं निहाल राधा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करके अपने कमरे में चला जाता है और माही को मैसेज कर देता है। जब माही निहाल का मैसेज पढ़ती है तो वह भी सोने के लिए अपने कमरे जाने लगती है। वह रिहान को गुड नाइट बोलती है। रिहान भी उसे गुड नाइट विश करता है। माही के माइंड फिर से शर्त सूझने लगती है। वह पीछे मुड़कर रिहान के गाल पर किस करके भाग जाती है। वही माही को फिर से किस करता देख रिहान इस बार इतना हैरान नहीं हुआ, उल्टा उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। माही कमरे में राधा को देखती है, जो राधा अपने ख्यालों में खोई हुई टेडी को हक करते हुए स्माइल कर रही थी। माही राधा से बोलती है, क्या बात है, आज तो तुम बड़ी स्माइल कर रही हो। राधा जब माही की आवाज सुनती है तो अपने ख्यालों से बाहर आती है और हड़बड़ा जाती है। माही उसको हड़बड़ाते हुए देख हंसने लगती है। माही उसे चिढ़ते हुए बोलती है, देखो कैसे निहाल भाई के ख्यालों में खोई हुई है। निहाल भाई को गए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। माही की बात सुनकर राधा शर्म से पानी पानी होने लगती है। वह जल्दी से माही से बोलती है, तुम भी तो रिहान भाई से मिलकर आ रही हो। माही, हाँ मिलकर तो आ रही हूँ, लेकिन रिहान निहाल भाई के जैसे रोमांटिक नहीं है। निहाल भाई तो तुमसे रोमांटिक बातें भी करते होंगे। माही की बात सुन अब राधा बिल्कुल पानी पानी हो गई थी। वह जल्दी से बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। माही राधा को ऐसा करता देख जोर से हंसने लगती है। राधा अब कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी यह दोस्त फिर से उसको छेड़ने लगेगी। फिर माही भी राधा के बगल में लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। जल्दी ही उन दोनों को नींद आ जाती है। सुबह सभी अपना नाश्ता खत्म करते हैं। रिहान को मैसेज आता है। वह मैसेज ब्रिगेडियर ओम प्रकाश जी का था, जिन्होंने जयपुर आर्मी चीफ राजेश खन्ना से मीटिंग का शेड्यूल भेजा था। मीटिंग 10 ओम को होनी है। रिहान भी अपने कमरे में आकर मीटिंग को तैयारी करने लगता है। रिहान निहाल को भी मीटिंग के बारे में बता देता है। कुछ देर में रिहान और निहाल दोनों आर्मी कैंप के लिए निकल जाते हैं। वह थोड़ी देर में आर्मी कैंप पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कुछ सोल्जर द्वारा रोक लिया जाता है। रिहान और निहाल अभी नॉर्मल कपड़े में थे और आर्मी कैंप में किसी का भी ऐसे अंदर जाना सख्त मना होता है। रिहान और निहाल भी यह बात समझते थे, इसलिए वे दोनों अपना आर्मी का कार्ड उन्हें दिखा देते हैं। रिहान और निहाल आर्मी कैंप में चले जाते हैं और किसी सोल्जर से आर्मी चीफ राजेश खन्ना के कैबिन के बारे में पूछते हैं। रिहान और निहाल चीफ के कैबिन के पास पहुंच जाते हैं और दरवाजे पर नॉक करते हैं। अंदर से किसी को दमदार आवाज आती है, कम इन। वे दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर वे दोनों देखते हैं एक 45 साल का आदमी जिनकी लंबी मूछें है, जो उनकी हार्ड पर्सनैलिटी को बता रहे हैं, चेयर पर बैठे हुए थे। रिहान और निहाल समझ जाते हैं कि वही आर्मी चीफ राजेश खन्ना है। वे दोनों एक साथ उनको सैल्यूट करते हुए जय हिंद बोलते हैं। चीफ राजेश खन्ना के पास में एक आर्मी ऑफिस भी बैठा हुआ था, लेकिन रिहान और निहाल उसे सैल्यूट नहीं करते हैं क्योंकि वह भी उन्हीं की पोस्ट के समान कैप्टन था। चीफ राजेश खन्ना रिहान और निहाल से बोलते हैं, तो तुम दोनों हो उनके बेस्ट सोल्जर। आखिर ब्रिगेडियर ने तुम दोनों को यहाँ भेजा है तो जरूर तुम दोनों में कुछ काबिलियत होगी। प्लीज सिट हियर। सामने रखी हुई चेयर की तरफ इशारा करते हुए रिहान और निहाल दोनों इस आर्मी ऑफिसर के साइड में बैठ जाते हैं। चीफ राजेश खन्ना बोलते हैं, आपको हमारी क्या मदद चाहिए? रिहान की नजर साइड में बैठे हुए ऑफिसर पर जाती है। चीफ भी समझ जाते हैं कि रिहान क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एक चीफ खन्ना रिहान और निहाल को इस ऑफिसर से मिलते हुए बोलते हैं, इनसे मिलिए, यह है कैप्टन कबीर सिसोदिया, यहाँ के बेस्ट सोल्जर। रिहान कैप्टन कबीर से हाथ मिलाते हुए बोलते हैं, कैप्टन रिहान सिंह। रिहान ने महसूस किया कि कबीर की पकड़ हाथ पर कुछ ज्यादा ही है, जो उसके घमंड को बता रहा था, लेकिन रिहान के उसके हाथ मजबूत पकड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रिहान को पता चल गया कि कबीर इस समय बहुत गुस्से में है, लेकिन उसे उसके गुस्से की वजह पता नहीं थी। अभी भी कबीर हाथ नहीं छोड़ता है तो रिहान थोड़ा सा दम खुद लगा देता है। दर्द से कबीर की पकड़ छूट जाती है, उसका चेहरा बिगड़ जाता है,
लेकिन वह अपने इमोशन को कंट्रोल करता है। निहाल भी हाथ मिलाते हुए अपना परिचय देता है, लेकिन कबीर इस बार कुछ नहीं करता है, क्योंकि अभी रिहान ने उसके हाथ को दबाया था, इसकी वजह से अभी भी उसे दर्द हो रहा था। चीफ खन्ना आगे कहते हैं, कैप्टन रिहान, आप अपनी बात यहाँ कह सकते हैं। आप जिस मिशन पर इस समय है, उसके लिए सबसे पहले कैप्टन कबीर को ही चुना जाना था, लेकिन ब्रिगेडियर ने आपको सिलेक्ट कर लिया। आप अपनी बात यहाँ कह सकते हैं। कबीर के दिमाग में भी इसी बात का गुस्सा था कि उसकी जगह किसी और को मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। वह जयपुर आर्मी कैंप का बेस्ट सोल्जर है, फिर किसी और को सिलेक्ट करना उससे अच्छा नहीं लगा था। रिहान भी आश्वस्त हो जाता है और अपनी बात कहता है, आपको तो पता ही होगा, पहले राजवंश फैमिली को थ्रेट मिलना, फिर जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी देना, लेकिन आपको यह पता नहीं होगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। आर्मी चीफ खन्ना भी हैरानी और सवालिया नजरों के साथ रिहान को देखने लगते हैं, क्योंकि एक हफ्ते से भी कम समय में इसके बारे में पता करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं था। रिहान अपनी बात कहता है, जहां तक मुझे मालूम हुआ है, इसके पीछे खालिद का हाथ है। आर्मी चीफ खन्ना बोलते हैं, कौन खालिद कैप्टन? रिहान चीफ खन्ना से बोलता है, वही 1 साल पहले हुए मिशन विजय से बचकर भागने वाला खालिद है। आर्मी चीफ मिशन विजय के बारे में सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, हाँ, मैंने सुना था कि खालिद ब्लैक डेविल के हाथ से बच निकला था। मतलब यह वही है। इसका मतलब जैसे उसने पिछली बार तबाही मचाने की कोशिश की थी, इस बार वह उससे भी बढ़कर कुछ करने की सोच रहा होगा। रिहान, हाँ, अभी तक मुझे वही लग रहा है। कैप्टन कबीर भी रिहान की बात सुन रहा था। उसका घमंड अभी तक भी काम नहीं हुआ था। वह अपने मन में सोच रहा था, नाम तो कोई भी पता लगा सकता है, मैं बड़ी आसानी से इसके बारे में पता कर सकता था। वही चीफ खन्ना रिहान से बोलते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं कैप्टन, आपको हमारी क्या मदद चाहिए? रिहान चीफ से बोलता है, सर, मुझे लग रहा है खालिद कुछ दिनों में बहुत बड़ा करने की सोच रहा है। हमें जल्द से जल्द उसके ठिकाने के बारे में पता लगाना होगा। वैसे मेरी टीम भी मेरे पास है, लेकिन वह अपने अपने काम में एक्सपर्ट है। मुझे यहाँ एक आर्मी की टीम मेरे अंदर चाहिए जो मेरी मदद कर सकते हैं, और उस टीम को लीड करने के लिए एक लीडर भी। चीफ राजेश खन्ना कुछ देर सोचने के बाद रिहान को जवाब देते हैं, ठीक है कैप्टन, हम आपको सोल्जर की एक टीम देने के लिए तैयार है, और इस टीम को आप ही क्यों लीड नहीं करते? रिहान चीफ खन्ना को जवाब देता है, सर, मेरी टीम को निहाल लीड करता है। लीडर को भी मेरे हो ऑर्डर फॉलो करने रहते हैं। 2 टीम को अलग अलग लीडर होंगे जिन्हें हैंडल करूंगा। चीफ खन्ना अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोलते हैं, मैं समझ गया कैप्टन। तो इस टीम लीड करने के लिए कैप्टन कबीर से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। अपना नाम सुनकर कबीर शौक हो जाता है। उसे रिहान के अंदर काम नहीं करना था, लेकिन वह चीफ को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह चीफ से बोलता है, ठीक है सर। रिहान कबीर की आंखों में देख सकता था कि उसे उसके अंदर काम नहीं करना है, लेकिन रिहान चीफ को ओके बोल देता है। रिहान कबीर को अपनी टीम का लीडर बनाने के लिए हाँ बोल देता है। कबीर को इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह चीफ के सामने अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता था। रिहान और निहाल चीफ खन्ना के कैबिन से बाहर चले जाते हैं। कबीर भी उनके पीछे हो बाहर आ जाता है। कबीर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। रिहान और निहाल अपनी कार के पास जा हो रहे होते हैं कि उन्हें कबीर की आवाज सुनाई देती है, जो अपने दोस्तों के साथ उनके पास आ रहा था। कबीर रिहान से बोलता है, मैं तुम्हारे अंडर काम नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज में तुमसे बेस्ट हूं, इसलिए मैं यह मिशन नहीं कर सकता। रिहान कबीर की आंखों में देखते हुए बोलता है, अगर तुम्हें मिशन नहीं करना है तो तुम आर्मी चीफ को बोल सकते हो, और दूसरी बात, बेस्ट कौन है यह तुम अपने आप ही डिसाइड कर रहे हो। कबीर को गुस्सा आने लगता है। वह रिहान से बोलता है, ठीक है, फिर आज पता चल ही जाएगा कि बीट कौन है। हम दोनों 1 वर्सेस 1 का बॉक्सिंग मैच होगा। अगर तुम जीते तुम इस मिशन में बिना किसी सवाल के तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम यह मिशन छोड़ दोगे और मुझे हैंड ओवर कर दोगे। निहाल कबीर की बात सुनता है तो उसे हंसी आने लगती है, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल करता है। निहाल अपने मन में सोच रहा था, इसे हराने के लिए तो मैं ही काफी हूं, और यह रिहान को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज कर रहा है, जो कभी ट्रेनिंग में किसी से भी बॉक्सिंग नहीं हारा। आज इस कबीर का घमंड टूटने वाला है। निहाल यह सोच सोचकर अपने मन में हंसी आ रही थी, लेकिन वह बीच में नहीं बोलता है। रिहान कबीर से बोलता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तो कब रखे अपना मैच? कबीर जब रिहान को बात सुनता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह रिहान से बोलता है, अभी आधे घंटे बाद यहाँ रिंग में बॉक्सिंग मैच होगा। रिहान, ठीक है। आधे घंटे में बॉक्सिंग की तैयारी जो जाती है। रिहान और कबीर ने स्पोर्ट्स वियर भी पहन लिए थे। दोनों बॉक्सिंग रिंग में आ जाते हैं। एक सोल्जर रेफरी बनकर आता है। कबीर गुस्से से बस रिहान की आंखों में देख रहा था। रिहान भी उसके गुस्से को महसूस करता है, लेकिन वह शांत खड़ा रहता है। रेफरी सीटी बजाता है तो मैच स्टार्ट हो जाता है। कबीर रिहान के पास आ जाता है। कबीर का हर के मूवमेंट एक इंटरनेशनल प्लेयर के जैसे था। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि वह जयपुर के बेस्ट सोल्जर था। रिहान भी उसके मूवमेंट को ध्यान से देख रहा था। उसे भी समझ आ रहा था कि कबीर में आखिर इतना घमंड क्यों है। इस मैच को देखने के लिए आर्मी कैंप के सभी सोल्जर आ जाते हैं।
वे सभी कैप्टन कबीर चिल्ला रहे थे। एक निहाल ही था जो शांत खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे रिहान के बारे में पता था। कबीर जिग जाग मूवमेंट का यूज करते हुए रिहान के मुंह पर अटैक कर देता है, लेकिन रिहान अपने चेहरे को साइड करके बड़ी आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। कबीर जब यह देखता है कि रिहान बड़ी आसानी से उसके इतने खतरनाक अटैक से आसानी से खिड़की बचा लिया तो वह काफी हैरान हो जाता है, लेकिन जल्दी से वह अपने आप को संभालता है। इस बार कबीर अपनी मूवमेंट और तेज करते हुए अपने पैर से रिहान के मुंह पर किक मारता है। सभी सोल्जर कबीर की इस किक को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह किक बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इससे कोई भी बहुत ज्यादा घायल या उसकी मौत भी हो सकती थी। सभी बहुत ज्यादा शौक थे कि कैप्टन कबीर ने स्टार्टिंग में ही इतना ज्यादा डेंजरस अटैक क्यों किया। सभी सोच रहे थे कि इस बार रिहान को बहुत ज्यादा चोट आ जाएगी, लेकिन सभी की सोच का उल्टा रिहान ने बड़ी आसानी से कबीर की किक को अपने एक हाथ से ही पकड़ लिया। जब सभी दर्शक सोल्डर ने रिहान को किक रोकते हुए देखा तो वह पहले से ज्यादा हैरान हो जाता है। वे अपनी आंखें बड़ी करके रिहान को देखने लगते हैं। निहाल को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा थी, क्योंकि उसे रिहान को पावर का पता था। उसे यह भी पता यह कि रिहान चाहे तो उसे एक मुक्के में हरा सकता है, लेकिन वह कबीर का घमंड कम करना चाहता था। कबीर खुद भी इस समय अपने आप को शौक होने से नहीं रोक पाया। वो यही सोच रहा था कि रिहान ने उसकी किक को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया। तभी रिहान उसकी किक को पकड़कर रिंग के कोने में फेंक देता है। कबीर को इससे थोड़ी सी चोट आ गई थी। जो सोल्जर अभी तक कबीर का नाम चिल्ला रहे थे वे एकदम से शांति हो जाते हैं। कबीर बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और फिर से बॉक्सिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस बार कबीर को रिहान से डर लगने लगा था, लेकिन वह हिम्मत करके रिहान पर फिर से अटैक करने जाता है। वह रिहान के मुंह पर पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन रिहान अपने एक हाथ से उसके पंच को रोक लेता है और कबीर के मुंह पर एक पंच मार देता है। सभी को ऐसा लग रहा था जैसे यह पंच धीरे से मारा गया है, लेकिन कबीर के मुंह से खून निकलने लगता है। कबीर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। रिहान ने इस पंच में अपनी पावर का 40% ही यूज किया था, क्योंकि वह कबीर को ज्यादा घायल नहीं करना चाहता था। अब कबीर को भी समझ में आ गया था कि वह रिहान से नहीं जीत सकता है। वह अपनी आंखों में शर्मादगी को छिपाते हुए बोलता है, रिहान मुझे पता है, तुमने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। मैं तुमसे हार मानता हूँ। रिहान कबीर से बोलता है, मुझे पता है, तुम इस मिशन के लिए खुद को काबिल मानते हो। यह गलत नहीं है। गलत यह है कि तुम सिर्फ खुद को मिशन के काबिल मानते हो। कबीर के साथ सभी सोल्जर रिहान की बात बड़े ध्यान से सुनने लगाते हैं। रिहान की बात सुनकर कबीर की आंखों में गिल्ट दिखने लगता है। रिहान उसके हौसले को बढ़ावा देते हुए आगे बोलता है, कबीर तुम सच में एक बेस्ट सोल्जर हो। आज मैंने तुम्हारी काबिलियत देखी है और तुम्हारा जुनून भी। मैं आशा करता हूं कि तुम इस मिशन में अपना बेस्ट दोगे। रिहान की बात सुनकर कबीर को सुकून मिलता है। उसका दिल काफी बेचैन था। कबीर रिहान से बोलता है, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं किसी भी दूसरे सोल्जर को अपने से छोटा नहीं समझूंगा और मेरा वादा है, मैं इस मिशन में अपना बेस्ट दूंगा। रिहान कबीर से बोलता है, तुम अपने अनुसार यहाँ के बेस्ट सोल्जर की एक टीम बना सकते हो जिन्हें तुम लीड करोगे। जैसे बाकी सोल्जर रिहान की बात सुनते हैं तो काफी ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि वे सभी कैप्टन रिहान और कबीर के साथ मिशन करना चाहते थे। उन सभी ने कैप्टन कबीर को देख ही रखा था और रिहान की पावर उन्होंने अभी देख ही ली। आज रिहान उन सभी के लिए इंस्पिरेशन बन गया था। कबीर रिहान को जवाब देता है, ठीक है, मैं 5 दिन में अपनी एक बेस्ट सोल्जर की टीम बनाऊंगा। निहाल भी रिहान की बात सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि रिहान आदमी को देखकर उसके बारे में जान जाता था कि वह कैसा है। अच्छे आदमियों के लिए रिहान भी अच्छा ही बिहेवियर करता था और बुरे के लिए वह बहुत ज्यादा बुरा था। रिहान अपने कपड़े चेंज करता है और निहाल के पास आ जाता है। सभी सोल्जर आपस में बात कर रहे थे। एक सोल्जर सभी से बोल रहा था, यार सच में कैप्टन रिहान कितने अच्छे फाइटर है। उन्होंने कैप्टन कबीर को 10 मिनट से कम समय में हरा दिया। कैप्टन कबीर अभी तक कभी फाइटिंग नहीं हारी थी। मैं तो उनका फैन हो गया। मैं कबीर सर की टीम का हिस्सा बनने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे मैं रिहान सर के साथ काम करने का मौका मिल सके। मैं उनके बारे में और भी जानना चाहता हूँ। दूसरा सिल्लियर बोलता है, हाँ यार, मैं भी टीम में सिलेक्ट होना चाहता हूँ, लेकिन यह फैसला कबीर सर का होगा। रिहान और निहाल भी उनके बातें सुन रहे थे। उन्हें यह जानकर अच्छा लग रहा था कि यहाँ के सोल्जर बहुत ज्यादा डेडिकेट थे।